हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको अल्प विकसित देश क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, किसी देश को कैसे कैटेगराइज किया जाएगा कि ये अल्प विकसित है, ये सब बताने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। अर्थशास्त्री बताते हैं जो हमारे अल्प विकसित देश होते हैं यानी कि एलडीजीज होते हैं, ऐसे विषम चक्रों से घिरे रहते हैं जो इन देशों को विकसित नहीं होने देते। अब ये किस तरह के चक्र होते हैं ये देखते हैं। जैसे कि देखिए, निम्न आय होती है इनकी। इससे क्या है, इनकी बचत भी निम्न होती है। अगर बचत निम्न होती है तो फिर पूंजी का निर्माण भी कम होता है, जिससे क्या है, उत्पादकता भी निम्न हो जाती है। फिर से जब उत्पादकता निम्न हो जाती है तो फिर से निम्न आय होती है। फिर देखिए, निम्न आय होने से क्या होता है, बाजार का आकार छोटा रहता है। अब बाजार का आकार जब छोटा होता है तो निवेश भी कम किया जाता है, और जो निवेश कम होता है तो उससे उत्पादन में वृद्धि भी कम होती है। भाई, जब इन्वेस्ट ही नहीं किया जाएगा तो कहाँ से उत्पादन ज़्यादा होगा, जिससे क्या है, कम से कम लोगों को रोज़गार मिलता है, और जिससे जब लोगों को रोज़गार ही नहीं मिलेगा तो उनकी आय कम होती है। तो फिर से ये चक्र चल गया। ये क्या है, निम्न आय से निम्न उपभोग। भाई, जब लोगों के पास आय ही नहीं है तो वो क्या उपभोग करेंगे। अब जब उपभोग नहीं होगा तो उनका स्वास्थ्य का स्तर भी खराब रहेगा, और जब स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो फिर वो कैसे कुछ अच्छा काम कर पाएंगे, कैसे क्वालिटी वर्क दे पाएँगे वो? तो उनका उत्पादकता भी निम्न रहती है। अब जब उत्पादकता ही निम्न है तो उनकी आय भी निम्न ही रहती है। इन सब विषम चक्रों के कारण ही कोई भी इकोनॉमी पिछड़े स्तर पर ही बनी रहती है। हालाँकि मतलब ये निश्चय करना कठिन हो जाता है कि प्रतिनिधि अल्प विकसित देश कौन-सा है, फिर भी उसकी कुछ विशेषताएँ हैं जिनको हम बता सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली है सामान्य गरीबी, जनरल पॉवर्टी। यानी अल्प विकसित देश जो होते हैं इनमें गरीबी का पाया जाना तो बहुत ही कॉमन है। 2004 की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2002 में विश्व की 40.2% निम्न आय वर्ग की जनसंख्या, औसत जीएनआई प्रति व्यक्ति $735 या उससे कम थी, और उच्च आय वर्ग में 15.6% जनसंख्या का औसत जीएनआई प्रति व्यक्ति $9,076 या उससे अधिक थी। मध्यम आय वर्ग में विश्व की 44.2% जनसंख्या का औसत जीएनआई प्रति व्यक्ति 736 से $9,075 के बीच थी। ये आंकड़े विकासशील देशों में गरीबी की सीमा को दिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारी कृषि पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो ये पिछड़े देश होते हैं, यहाँ पर अधिक से अधिक लोग, या कहें तो 2/3 या इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाँव में रहते हैं, और इनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है ये कृषि ही होता है। मेयर और बॉल्डविन कहते हैं कि अर्धविकसित अर्थव्यवस्था मुख्यतः प्राथमिक या कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है। यानी जो उत्पादक क्रियाएं होती हैं, कृषि ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और लोगों का अधिकतर रोजगार जो होता है वो कृषि ही होता है। 70% से अधिक का भाग जो है कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहता है, और जीवन निर्वाह का साधन रहता है। और कृषि पर निर्भरता का कारण मेन ये होता है कि अर्थव्यवस्था जो होती है, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जो होते हैं, पूंजी, तकनीक, साहस वृत्ति व उपक्रम, इन सब के अभाव के कारण अविकसित ही बने रहते हैं। कृषि में लगी हुई जनसंख्या का प्रतिशत काफी हाई होता है, फिर भी कुल राष्ट्रीय आय में इसका योगदान जो है वो कमी बना रहता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में जो उत्पादकता होती है इसका जो सुधार का लाभ होता है वो जो बड़े बड़े किसान होते हैं या फिर जमींदार वर्ग ये सभी उठा लेते हैं, क्योंकि जो मामूली किसान होते हैं इनको बहुत कम फायदा मिल पाता है, क्योंकि खाद, बीज और साख विपणन सुविधाओं को अपनी हिसाब से वो कर लेते हैं, और जो गरीब किसान है इन सुविधाओं से वंचित ही रह जाता है। देखिए, ये टेबल है, इसमें दिखा रहे हैं कि अल्प विकसित देशों में कृषि और रोजगार में आय का प्रतिशत क्या है। जैसे कि देखिए, अल्बानिया देश है, तो यहाँ पे कृषि में 44.1% जनसंख्या लगी हुई है, और जिसका कि जीडीपी में कितना योगदान है, 19%। भूटान में 60.1 और योगदान है 16। कंबोडिया में 55.8 योगदान है 37। चीन में इतना, और मिस्र में इतना, और श्रीलंका में इतना, युगांडा, वियतनाम, ये सब है। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट है धीमी एवं असंतुलित औद्योगिक वृद्धि, स्लो एंड अनबैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये क्या बता रहे हैं कि अर्धविकसित देशों के औद्योगिक क्षेत्रों में धीमी और असंतुलित वृद्धि होती है। इसका क्या कारण होता है, पूंजी का अभाव, इनोवेशन का अभाव, और एंटरप्रेन्योरशिप का अभाव, और जो अच्छी तकनीक है वो भी इस्तेमाल नहीं हो पाती है, औद्योगिक सुरक्षा भी नहीं होती है,
और जो प्रबंधक होते हैं और मजदूर होते हैं, इनके परस्पर जो है संबंध वो अच्छे नहीं होते हैं, तथा इनके साथ ही इनके यहाँ नेतृत्व की भी कमी होती है। और अर्धविकसित देशों के निवासी जो हैं वो आधुनिक क्षेत्र में कार्य नहीं करना चाहते। वो एक बंधे बंधाए जीवन के आदी होते हैं, उनकी इच्छाएं सीमित होते हैं और वो अपने गांव से बाहर जाने का जोखिम नहीं लेना चाहते। और वो उद्योग की जो गतिविधियां होती हैं उनसे भी ना तो उनकी जानकारी रखते हैं, ना ही लेना चाहते हैं, और ना ही वो ट्रेंड होते हैं। मतलब विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में ही रहना चाहते हैं, वो अपने जीवन में तरक्की नहीं चाहते हैं, ना ही वो उनमें उत्सुकता होती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूंजी का अभाव, स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल। जो हमारे एलडीसीज होते हैं, यहाँ पे गरीबी इतनी ज़्यादा होती है कि पूंजी का निर्माण ही नहीं हो पाता। और जब आय का स्तर अधिक होता है तो बचत अधिक होती है। यही कारण है कि जापान में पूंजी निर्माण बहुत ज़्यादा है। नर्कसे ने प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में लिखा है कि एक अर्धविकसित देश वो होता है जहां जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के सापेक्ष पूंजी की कमी होती है। ये कहते हैं कि अर्ध विकास एवं धीमा औद्योगिकरण किसी सीमा तक पूंजी के अभाव से संबंधित है, फिर भी पूंजी विकास के लिए जो उपयुक्त दशाएं हैं वो नहीं होती हैं। डॉक्टर ऑस्कर लांगे कह रहे हैं कि अर्ध विकसित देशों में पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक कुल उपलब्ध श्रम शक्ति को उत्पादन की आधुनिक तकनीक के आधार पर रोजगार नहीं दे पाता। तो ये क्लियर है कि इन देशों में जो मुख्य बाधा होती है कि निवेश के लिए बचत नहीं हो पाती है। इन देशों में उत्पादक क्रियाओं में निवेश करने की प्रवृत्ति जो है वो कम से कम होती है। और इन देशों में उच्च वर्ग के द्वारा भी सोने में, विलासिता की वस्तुओं में और संपत्ति के क्रय और सट्टेबाजी में बचतों का इस्तेमाल कर लिया जाता है, और विकास के बिना पूंजी संभव नहीं है। नेक्स्ट है हमारा लो लेबर प्रोडक्टिविटी, निम्न श्रम उत्पादकता। निम्न श्रम उत्पादकता अर्ध विकास का लक्षण भी है और कारक भी है। क्या बताते हैं कि इन देशों में कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में श्रम की उत्पादकता का स्तर जो होता है बहुत ही कम होता है, और लगातार जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, जिससे भूमि पर दबाव बढ़ता चला जाता है। हालांकि सुधरी हुई तकनीक के द्वारा, खादों के अच्छे इस्तेमाल के द्वारा, सिंचाई की बेहतर सुविधाओं के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। और श्रम की उत्पादकता के न्यून होने के कारण श्रमिकों का जीवन स्तर भी निम्न होता है, उन्हें समुचित पोषण नहीं मिलता है, उनके रहने का, स्वास्थ्य का, साफ सफाई की दशा भी बहुत निम्न होती है, और उन्हें कार्य करने की प्रेरणा भी नहीं होती है, और निर्माण के भी सीमित स्तर मिलते हैं, पूंजी की कमी होती है, और संस्थागत प्रबंधों की दुर्लभ दशा होती है। तो ये सब अल्प उत्पादन की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है आय और संपत्ति के वितरण में असमानताएं, इनइक्वलिटीज इन इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इन देशों में क्या होता है, आय और संपत्ति का वितरण जो होता है वो असमान होता है। यानी कि समाज के एक वर्ग के पास तो देश की संपत्ति का बहुत बड़ा भाग होता है, संसाधनों का अधिकांश भाग होता है, लेकिन और जो बहुत बड़ा वर्ग होता है उसके पास संसाधनों का और आय का बहुत ही छोटा भाग रहता है, केवल जीवन निर्वाह स्तर पे गुजारा करते हैं। कोई भी देश जो होता है वो आय के वितरण में जब तक समानता नहीं होगी तो वो विकास नहीं कर सकता। विकसित देश जो होते हैं यहाँ पे सरकार क्या करती है कि कर लगाती है, या फिर जो श्रम संघ होते हैं इनके भी कार्यों के द्वारा आय के स्तर को समान रखने का प्रयास करती है। लेकिन कम विकसित देश जो होते हैं यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं, और कई बार देखा भी गया है कि जिनकी आय उच्च होती है वो अधिक बचत करते हैं, और जो गरीब वर्ग होता है उसकी बचत ना के बराबर होती है। मध्य वर्ग बचत तो करता है लेकिन कम से कम हो पाती हैं। अगर ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो ये पता चलता है कि विकसित और अल्प विकसित देशों बहुत अधिक तो आय की असमानता है, और ये असमानताएं लगातार जो हैं वो बढ़ रही हैं। नेक्स्ट है बाजार की अपूर्णताएं, मार्केट इम्परफेक्शंस। या अल्प विकसित देशों में बाजार की अपूर्णताएं पाई जाती हैं, यानी कि उत्पादन के साधन जो हैं वो गतिशील नहीं होते हैं, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण बहुत ही निम्न होता है, उत्पादन के साधनों का समुचित प्रयोग नहीं होता, मांग भी उस प्रकार से नहीं बढ़ पाती है, वस्तु की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। इस प्रकार संसाधनों का ठीक से प्रयोग न होने के कारण बाजार में अपूर्णताएं पाई जाती हैं, और जो एलडीसीज होते हैं वो बहुत ही लो लेवल पर उत्पादन कर पाते हैं। उसके बाद है ड्यूअल इकोनॉमी, यानी द्वैत अर्थव्यवस्था। द्वैत प्रवृत्ति से क्या अभिप्राय है कि इन देशों में एक और तो बड़ा घरेलू क्षेत्र होता है, और दूसरी ओर जो आधुनिक क्षेत्र होता है वो बहुत ही छोटा होता है।
बूके बताते हैं कि अर्थव्यवस्था का घरेलू क्षेत्र जो होता है वो सीमित आवश्यकताओं से और पूंजीवादी या आधुनिक क्षेत्र असीमित आवश्यकताओं की प्रवृत्ति का प्रदर्शन करता है। यानी कि इन देशों की सामाजिक संरचना और संस्कृति में भिन्नता होती है। इसी को सामाजिक द्वैता कहते हैं। और हिगिंस कहते हैं कि जो एलडीसीज होते हैं यहाँ पर साधन अनुपातों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तकनीकी द्वैता का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इनके अनुसार अल्प विकसित देशों में रोजगार अवसरों की सीमितता अल्प समर्थ मांग के कारण नहीं बल्कि इन अर्थव्यवस्थाओं की द्वैत प्रवृत्ति के कारण होती हैं। यानी कि समृद्ध और अल्प विकसित क्षेत्रों में उत्पादन फलन जो है वो अलग अलग होते हैं। साधन होने में भी अंतर विद्यमान होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं कि लीबिया में पेट्रोल निकालने वाले और मलेशिया में रबड़ बागान में काम करने वाले श्रमिक जो होते हैं वो अपनी मजदूरी का अधिकांश भाग विदेशी उपभोग पर व्यय कर देता है। विदेशी इस लाभ को अपने देश में ले जाते हैं और जो राष्ट्र होता है वो कंगाल हो जाता है। तो इसी प्रकार देश के अंदर भी ड्यूअल इकोनॉमी पाई जाती है। 9 है हमारा बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो कि एक मेजर कॉज है। अदृश्य अथवा छिपी बेरोजगारी अधिकांश एलडीसीज की अद्भुत विशेषता है। लोग काम करने को तैयार होते हैं परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिलता। जो हमारा एग्रीकल्चर होता है इसमें छोटे से टुकड़े पर यदि 5 व्यक्ति की आवश्यकता है तो उस पर 6 या 7 या उससे अधिक लोग काम करते हैं। यानी कि अगर एक्स्ट्रा को हटा भी लिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि छिपी बेरोजगारी कहते हैं। और वर्तमान में जो हमारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी स्थिति और गंभीर होती जा रही है। बता रहे हैं कि अल्प विकसित देशों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल जनसंख्या का लगभग 35% अनयूटिलाइज्ड है यानी उन्हें काम ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या का भार बर्डन ऑफ पॉपुलेशन। जो हमारे एलडीसीज होते हैं यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि दरें दुगनी पाई जाती हैं जिसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 1980 से 87 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की दर इस प्रकार थी। भारत में 2.1, नेपाल में 2.7, पाकिस्तान में 3.1, फ्रांस में 0.5, जापान में 0.6, अमेरिका में 1। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है, उसके बाद सेकंड नंबर पे नेपाल में है और थर्ड पे भारत में है। इसके अतिरिक्त क्या हुआ है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है जिससे क्या हुआ है हमारी जन्म दर तो ऊंची हो गई है, मृत्यु दर नीची हो गई है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी वृद्धि आई है। जनसंख्या का घनत्व अधिक हो गया है। जो हमारी विश्व बैंक की रिपोर्ट है वो बताती है कि निर्धन देशों में विश्व की 56% जनसंख्या रहती है और बाकी जो विकसित देश होते हैं उनमें केवल 15% है। बढ़ती जनसंख्या के कारण जो हमारा शहरीकरण है वो बढ़ रहा है जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और महंगाई बढ़ रही है। जनसंख्या में इस तीव्र वृद्धि के संबंध में कीनले साइड कहते हैं कि बम्ब की तुलना में गर्भाशय अधिक मंदगामी है परंतु उतना ही भयंकर सिद्ध हो सकता है। भस्मीकरण की बजाय श्वास घुटन मानव कथा का अंत कर सकता है। मतलब किसी को आग लगाने की बजाय अगर दम घुट जाए तो उससे मानव कथा का अंत हो सकता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिपेंडेंस। अधिकांश अर्धविकसित देश जो होते हैं वो क्या हुआ है कि लंबे समय तक गुलाम रहे हैं या औपनिवेशिक उत्पीड़न का शिकार रहे हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद भी ये विकसित देशों पर ही निर्भर रहे हैं और इन्होंने क्या करा है जो विकसित देश हैं उन्हीं को कॉपी करा है। तो इससे क्या हुआ है कि इनके पास साधन तो सीमित होते हैं लेकिन क्योंकि ये उनकी नकल करते हैं तो ये उनके बराबरी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा समर्थ व कुशल प्रशासन व संगठनात्मक ढांचे का अभाव लैक ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। जो अर्धविकसित देश होते हैं यहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का अभाव होता है। टोडारों के अनुसार इनका एक प्रमुख लक्षण सापेक्षिक रूप से दुर्बल प्रशासनिक मशीनरी भी है। यहाँ पर क्या होता है प्रबंध व संगठनात्मक कुशलताओं की कमी होती है। नियम कानून जो होते हैं और उनका निष्पादन जो यानी उनका परफॉर्म करना अस्पष्ट होता है या मतलब ठीक ठाक नहीं होता, तुरंत निर्णय नहीं लिए जाते। नौकरशाही के जो प्रबंध होते हैं वो बहुत ही टिपिकल होते हैं, भ्रष्टाचार बहुत होता है। तो गुरनार मंडल जो है इन देशों को नरम राज्य की
संज्ञा देते हैं। विशेषताएं क्या क्या हैं? जैसे कि है कि मानव कल्याण का नीचा स्तर, औद्योगिक पिछड़ापन, आर्थिक असमानताएं, सामाजिक अनुशासन का अभाव, दोषपूर्ण आर्थिक नीतियां, उद्यम तथा उपक्रम का अभाव, दोषपूर्ण सामाजिक प्रथाएं, संयुक्त परिवार प्रणाली, विदेशी व्यापार उन्मुखता। तो हम कह सकते हैं कि अल्प विकसित देश जो हैं वो इस तरह से अपने ही पंजे में जकड़े हुए हैं कि विकसित देशों के बराबर आने में उन्हें अभी तो सदियां लग जाएंगी। वो जितने कदम आगे की ओर बढ़ाते हैं, फॉरवर्ड पुश लेते हैं, तो उनकी जो दोषपूर्ण विशेषताएं हैं वो उतना ही बैक पुश हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि अल्प विकसित देश अपनी कमियों की ओर ध्यान दे, जनसंख्या को कंट्रोल करे, आत्मनिर्भर बने और मानव विकास सूचकांक को बढ़ाए। तभी ये विकसित देशों की श्रेणी में खड़े हो पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट, please like it and share it with other friends and do subscribe my channel. Thanks for watching.